पगड़ी दिल छू लेने वाली कहानी। आशीष अपने कमरे में परेशान होकर टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधिका की आंख खुल गई। आशीष को इस तरह कमरे में टहलते देखकर वह भी उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इस समय आशीष इतना परेशान होकर कमरे में टहल रहा है, ये सोचकर राधिका को बड़ी हैरानी हुई। जबकि दिन भर में आशीष ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जब से बहन मोनिका की बेटे की शादी पक्की हुई है, तब से एक पैर पर काम में लगा हुआ है। अकेला मामा है तो हर काम में उसे भागना पड़ता है और इतना थक जाता है कि रात को नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। पर आज क्या हो गया? आज यह और अम्मा जी दोनों दीदी के घर गए हुए थे, पर वहाँ क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो आशीष उसे सारी बात बताता भी नहीं है। सोचते सोचते राधिका ने आशीष से ही पूछ लिया, क्या बात है जी, आपको नींद नहीं आ रही? पर आशीष तो जैसे अपने ख्वाबों में खोया हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। राधिका ने दोबारा पूछा, तब उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने पहले भी वही पूछा था, अभी भी वही पूछ रही हूँ। आपको नींद नहीं आ रही? आखिर बात क्या है? उसकी बात सुनकर आशीष हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, तुम भी दिन भर से थकी हुई हो। ये सुनकर राधिका उसे एक टक देखती रही तो आशीष बोले, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? भाई इंसान हूँ, कोई अजूबा नहीं जो इतनी हैरानी से देख रही हो। जानती हूँ आप इंसान ही हो, थके हुए तो आप भी हो, पर रात के 12 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? राधिका ने उसे शक की निगाह से देखा तो वह पलंग पर आकर बैठते हुए बोला, लो बाबा, सो जाता हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? कहता हुआ आशीष चादर तान कर लेट गया, पर राधिका अभी भी वैसे के वैसे ही बैठी रही। उसने फिर पूछा, अरे आप मुझे बताओगे नहीं क्या? क्या बात है, रात के 12 बजे आप कमरे में क्यों टहल रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं अम्मा जी ने तो कुछ? कहते कहते राधिका रुक गई। उसकी बात तीर की तरह बिल्कुल निशाने पर जाकर लगी थी। अम्मा का नाम सुनते ही आशीष उठ बैठा। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, क्या करूं राधिका, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस पगड़ी का बोझ उठाते उठाते थक गया हूं मैं। बाबा के जाने के बाद उनकी ये पगड़ी तो अब जान लेकर ही रहेगी मेरी। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन। दिमाग में कुछ भी ऊट पटांग ख्याल आने से पहले हमारे बारे में सोच लेना। आखिर हुआ क्या, साफ साफ बताइए। आशीष की बात सुनकर राधिका अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही है, जब से मोनिका दीदी की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से हर रोज़ वक्त बे वक्त दुकान बंद करके मुझे उनके घर जाना ही पड़ता है। अगर एक दो दिन ना जाऊं तो दीदी और जीजाजी अम्मा जी से शिकायत कर देते हैं और अम्मा बस अपना ही राग लेकर रोना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि तेरे बाबा की पगड़ी तेरे माथे पर बांधी है तो जिम्मेदारी भी तेरी है। याद रख, बहन को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। पर इससे भी मुझे परेशानी नहीं है, मैं रोज चला ही जाता हूँ, पर आज तो। कहता कहता आशीष रुक गया। तब राधिका ने कहा, आज क्या हुआ? आज दीदी जीजाजी ने भात की लिस्ट दी है और वह भी मेरे हाथ में नहीं, अम्मा जी को भी साथ में बुलाकर उनके हाथ में। हाँ तो क्या हो गया, अम्मा को लिस्ट दे दी तो भात तो हमें ही देना पड़ेगा, राधिका ने कहा। तो आशीष ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सही कहा तुमने, भात तो हमें ही देना पड़ेगा, लेकिन हमारे घर की शांति तो भंग कर दी। क्यों, ऐसा क्या मांग लिया उन लोगों ने? राधिका ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। अरे क्या बताऊं, लिस्ट बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। 51 जोड़ बेस मांगने के बाद उनके पूरे परिवार के कपड़े मांगे हैं। ऊपर से कहा है कि दीदी जब आरती के लिए आएंगी तो सोने के गहने और 21,000 नगद ननद की थाली में रखना।
यहाँ मेरे ससुराल में मेरे मायके की भी इज्जत है। हे भगवान, इतना सब मांगा है, हम कहाँ से कर पाएंगे इतना? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? राधिका बीच में ही बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर आशीष बोला, मैंने भी कहा था कि इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे, पर दीदी ने तो अम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वही हमेशा का राग, बाबा की इज्जत का सवाल है। क्या अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना सा नहीं दे पाएगा? अगर इतना सा भी नहीं कर सकता था तो बाबा की पगड़ी पहनी ही क्यों थी? तब तो बड़ा ही चौकी पर बैठकर बाबा की पगड़ी पहनी थी। कहते कहते आशीष चुप हो गया, पर राधिका से रहा नहीं गया। उसने पूछा, दीदी को तो छोड़ो, वह तो शुरू से ही लालची स्वभाव की रही हैं। आप तो ये बताओ कि अम्मा जी ने क्या कहा? अम्मा जी का नाम सुनते ही आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर राधिका ने उसके आंसू पोंछे और फिर पानी का गिलास लेकर पहले आशीष को पानी पिलाया। पानी पिलाकर गिलास रखते ही आशीष बोला, इसी बात का तो दुख है कि अम्मा हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती हैं। कह रही थी कि अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। आखिर तूने बाबा की पगड़ी पहनी है, उनकी जिम्मेदारियों को तूने अपने कंधे पर लिया है, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी बहन का मान सम्मान उसके ससुराल में रह जाए। जब मैंने कहा कि अम्मा ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि पूरा का पूरा मकान अकेले ही हड़प जाना चाहता है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देगा। कहते कहते आशीष फिर से रो दिया। अब तुम ही बताओ राधिका, मैं क्या करूं? थक गया हूं मैं इन सब से। मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। कमाई का जरिया सिर्फ वह एक दुकान है जिससे घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई चलती है। वह भी कई बार दीदी और जीजाजी के सामने पेश होने के कारण बंद रहती है। उनकी जी हजूरी ना करूं तो अम्मा खाना दुश्वार कर देती हैं। अकेला भाई है, अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता। बाबा की पगड़ी क्या लेने के लिए पहनी थी? दीदी जीजाजी को हर तीज त्योहार पर अम्मा एक से बढ़कर एक सामान देती हैं, पर क्या अम्मा को नहीं दिखता कि उनका बेटा हर त्योहार पर पुराने कपड़े ही पहनता है? मेरी चप्पल तक कई बार घिसी हुई होती हैं। आखिरी बार अपने परिवार के साथ मैं कहाँ घूमने गया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता। बेटा हूँ तो क्या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जान दे दूँ? कभी बेटे के बारे में तो कोई नहीं सोचता। थक गया हूँ मैं इन सब से। लेकिन इस बार से राधिका ने आशीष को रोने से नहीं रोका। आखिर जब मन का मवाद निकल गया तो आशीष शांतिपूर्वक सो गया, पर राधिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर अपने पति को अपने सामने रोता देखकर भला किस पत्नी को अच्छा लगेगा? आशीष किस दौर से गुजर रहा था, ये देखकर राधिका को भी आत्मगलीन होने लगी। वह पत्नी होकर भी ये बात नहीं समझ पाई। अपनी तरफ से आशीष पूरी कोशिश कर रहा था, मेहनत भी खूब करता था। हालांकि इतना कमा लेता था कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, पर ये आए दिन के ऊपर के खर्चे उसे तोड़कर रख देते थे। आखिर मध्यम वर्ग की भी तो एक सीमा होती है। अम्मा तो बस जिद करके बैठ जाती थी कि मेरी बेटी के ससुराल ये जाएगा तो जाएगा ही। जब एक बार उसने नौकरी करने के लिए कहा था तो आशीष खुश हो गया था, पर अम्मा ने बहुत हंगामा किया था। आखिर 2 दिन तक घर में हंगामा होता देखकर आशीष ने राधिका को ही नौकरी करने से मना कर दिया। पर आज आशीष की हालत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर आशीष के पीछे ही तो वह इस घर में है। अगर आशीष को ही कुछ हो गया तो, अगर वह उसका ही साथ नहीं दे पाई तो भला किसका साथ देगी? उसने ठान लिया कि अब वह अम्मा से बात करके ही रहेगी। दूसरे दिन राधिका उठी और अपने घर के काम फटाफट निपटाने लगी। आज तो उसने नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में राधिका तैयार होकर आ गई। उसे देखकर अम्मा जी बोली, बहू तुमने बताया नहीं, कहीं जा रही हो? राधिका ने अम्मा जी की तरफ देखकर कहा, हाँ अम्मा जी,
मैं पास वाली माधवी दीदी के घर जा रही हूँ। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि उन्हें नैपकिन के सामान को पैक करने के लिए महिलाओं की ज़रूरत है। मैंने सुबह ही उनसे बात की तो उन्होंने मुझे आने के लिए हाँ कर दिया है। बस वही जा रही हूँ। दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप अपने आप लेकर खा लेना। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो अपने आप लेकर खा लेंगे। मैं शाम को 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही आशीष का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। वहीं अम्मा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। किससे पूछकर तूने ये निर्णय लिया? इसमें पूछने की क्या बात है अम्मा जी? अभी घर की ज़रूरत है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, राधिका ने साफ शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर अम्मा ने आशीष की तरफ देखकर कहा, ये क्या बोल रही है? तू कुछ कहता क्यों नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे बहू का घर के बाहर जाकर कमाना अच्छा नहीं लगता, और फिर ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो इस उम्र में ये सब नहीं होता। लेकिन इस बार आशीष ने कहा, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है अम्मा। अगर राधिका बाहर जाकर 2 पैसे कमाना चाहती है तो कमा लेने दो। कम से कम मुझे 2 पैसे का सहारा ही लगेगा। और रही बात घर के काम की तो हम दोनों मिलजुल कर लेंगे। कहकर आशीष ने अपना नाश्ता खत्म किया और दुकान के लिए रवाना हो गया। वहीं राधिका अपना बैग लेकर बाहर आई तो अम्मा उससे बोली, खबरदार घर के बाहर कदम रखा तो अभी तो मैं जिंदा बैठी हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर भी नहीं जाएगी तू? क्यों नहीं जाऊंगी अम्मा? घर के खर्च बढ़ रहे हैं, दुकान तो पूरे टाइम खुलता नहीं है क्योंकि दीदी जीजाजी के लिए इनको अपनी दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो आप खुद इनका खाना दुश्वार कर देती हैं। ऊपर से अब ये भात का नया तमाशा शुरू कर दिया है। अरे भात देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम क्षमता अनुसार तो मांगो। राधिका ने पलट कर कहा तो अम्मा चिढ़ गई। अच्छा, तो तुझे भी मेरी बेटी दामाद दिख रहे हैं? वे दोनों तो तुम लोगों को सुहाते ही नहीं हैं। अरे अपने बाबा की पगड़ी आपने सर पर बनवाई थी आशीष ने, तो जिम्मेदारी भी उसी को उठानी होगी। और ऐसा क्या मांग लिया मेरी बेटी ने? भूल मत, मकान पर मेरी बेटी का बराबर का हक है। वह तो तुम फटाफट डकारने को तैयार हो जाओगे और भात देने में दोनों को रोना आ रहा है। अम्मा की बात सुनकर राधिका हैरान रह गई। अब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। अम्मा, बेटी के प्यार में आपको बेटा नज़र ही नहीं आ रहा। बेटे का भी अपना पूरा परिवार है, उसकी अपने घर के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह ये सब कर पाए। आपको खुद भी ये सब बातें अच्छे से पता है, फिर भी बेटे को ही दबाए जा रही हो। अगर आपको ये लगता है कि हम ये मकान डकार जाएंगे तो आप अपने ही हाथों से इसे अपनी बेटी के नाम कर दो, पर भगवान के लिए हमें खुश रहने दो। आपको शायद आपकी बेटी संभाल ले, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पति ही सब कुछ है। राधिका की बात सुनकर अम्मा थोड़ी ढीली पड़ती हुई बोली, अरे बेटा, ये सब नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। अम्मा की बात सुनकर राधिका बोली, आपको लोगों की चिंता है अम्मा, अपने बेटे की नहीं। कल रात आपका बेटा रो दिया, उसकी हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगाइएगा। अगर कल को आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे हमें संभालने के लिए। बाबा की पगड़ी पहनाकर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया है हमको। भगवान के लिए इन्हें भी थोड़ी सांस लेने दो। बेटा सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, उसे भी इंसान समझ लो। राधिका अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और वहाँ से चली गई। अम्मा को तो अक्सर बेटी दामाद की बातों में आकर लगता था कि मकान के चक्कर में ही बेटे बहू सेवा कर रहे हैं, पर आज तो बहू ने भी मकान बेटी के नाम करने के लिए कह दिया। आखिर अम्मा को एहसास हो गया कि उनकी बेबुनियाद की जिद उनके बेटे पर भारी पड़ रही है। आखिर अम्मा ने बेटी को फ़ोन करके कह दिया कि भात उनकी क्षमता अनुसार ही दिया जाएगा।
ना कि बेटी के ससुराल वालों की मांग के अनुसार। आखिर उन्हें भी अपना घर देखना है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।